कार्यक्रम तेजस्विनी में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अनुभव किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में एक बेहद अनमोल और बहुमूल्य साथी होता है, जो मुश्किल वक्त में जटिल समस्याओं का आसान समाधान निकालने की राह दिखा देता है। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला है जिनका अनुभव और सुझाव करोड़ों जिंदगियों की सुरक्षा का जरिया बन गया। अगर आपको मास्क वुमन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण को थामने के तरीकों पर विमर्श तेज था, तो आपने इस सोच को सामने रखा कि मास्क का उपयोग कर इस संक्रमण को थामा जा सकता है। और जब मास्क को संक्रमण के खिलाफ एक हथियार के रूप में पहचाना गया, तो आपने घर में बने मास्क का सुझाव सामने रखा। आप भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस में बतौर वरिष्ठ सलाहकार कार्यरत हैं और बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स में देश के जन जन की जिंदगी को आसान बनाने में भी आप अहम योगदान देती आई हैं। हमारी आज की तेजस्विनी में डॉक्टर शैलजा वैद्य गुप्ता। बड़ी समस्याओं के सरल हल ढूंढने ही मुश्किल होते हैं। आज कोविड-19 महामारी से जब पूरा विश्व लड़ रहा है, तो इस संक्रमण को थामने का भारत जैसे देश के सामने सरल टिकाऊ उपाय क्या हो? हमारी आज की तेजस्विनी वो महिला हैं जिन्होंने इस जटिल सवाल का आसान जवाब तलाशा, और वो था घर में बना मास्क। इस विचार को स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति मिली, जिसके बाद मास्क पर दिशा निर्देश जारी किए गए। घर में मास्क बनाने और इन्हें पहनने से संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान शुरू हो गया, और इस जरूरत से जुड़ गया रोजगार भी। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने IIT से बायोटेक्नोलॉजी में PhD की और जुड़ गई भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। और पिछले 21 वर्षों में देश में विज्ञान के बदलते परिदृश्य के साथ साथ विभाग की कई अहम भविष्योन्मुखी पहल में आपका अहम योगदान रहा, और आपकी पेशेवर श्रेष्ठता और प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज आप भारत सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस में बतौर वरिष्ठ सलाहकार कार्यरत हैं। आपने देश में विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लेकर छात्रों को विज्ञान से जोड़ने तक के कई प्रयास किए, जिनमें म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों के साथ साथ धारावी जैसे स्लम के बच्चों में भी विज्ञान की अलख जगाने, नोबेल प्राइज सीरीज का आयोजन जैसे काम शामिल हैं। अन्य देशों के सहयोग से किसानों के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए फार्मर जोन जैसा डेटा प्लेटफॉर्म हो या वेस्ट टू वेल्थ मिशन हो, ऐसी व्यापक पहलों में आपका निष्ठापूर्ण योगदान निहित रहा। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर से अपनी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे के साथ जिंदगी की ऊंचाइयों को हासिल करने वाली बायोटेक्नोलॉजी की जानी मानी वैज्ञानिक डॉक्टर शैलजा वैद्य गुप्ता ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर शैलजा वैद्य गुप्ता से। शैलजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। शैलजा जी, जब कोरोना संकट का काल ये शुरू हुआ, तो उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से मास्क के प्रयोग को लेकर बदलाव नजर आया सोच में। पहले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी यही कहना था कि डॉक्टर्स या जो संक्रमित लोग हैं या जिनमें लक्षण हैं, सिर्फ वही मास्क पहने। तो कब और क्यों आपको लगा कि देश के हर जन को मास्क पहनना चाहिए? Mamta, I'm very grateful, happy to be here on Tejaswini. I mean, I don't even think I deserve to be here, but thank you for having me here. The mask को लेकर जब हमने सोचा, हमारे दिमाग में ये नहीं था कि WHO क्या कह रहा है या इंटरनेशनल एजेंसीज क्या कह रही है। हमें अपने देश के जो घनी आबादी वाले लोगों, जहाँ लोग रह रहे हैं, suddenly this pandemic came and we were not prepared for it. What do we do to prepare ourselves? हमारे घनी आबादी वाले लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उस टाइम तक बहुत ज्यादा वैज्ञानिक खोज नहीं हो रखी थी मास्क पर। There were a lot of people who were already using mask. बहुत सारी कंट्रीज मास्क यूज कर रही थी, चेक रिपब्लिक मास्क यूज कर रहे थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही सरल उपाय था कि अगर हमारे जनता जो इतनी घनी आबादी में रहते हैं, जो इतने क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, वो अगर मास्क पहनेंगे तो उनके लिए एक बैरियर है, एक सरल उपाय है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा तो वही एक दिमाग में ये था कि वी शुड
promote the use of masks, and that is why masks we brought out the guidelines for use of masks. Masks, I see people not using them, being careless about them, not using them well. अपना फेस और नोज नहीं, अपना माउथ और नोज नहीं कवर करते हैं. ये जरूरी है अभी, स्पेशली बिकॉज लॉकडाउन जो खत्म हो गया है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को और दूसरों को प्रोटेक्ट करें. बिल्कुल, आपने सही कहा कि मास्क पहनना और गंभीरता पूर्वक नियम मानते हुए नियमानुसार मास्क पहनना, इसी में फर्क होगा कि हम संक्रमण को कितना रोक पाते हैं इससे. लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं शैलजा जी की सरकार को अपने कोई नियम या नई सोच या प्रोटोकॉल्स के प्रचार प्रसार के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन आपका ये विचार तो हाथों हाथ किया गया, और खास तौर पर ध्यान तब ज्यादा आकर्षित हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घर का बना मास्क पहना. हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सम्मान था कि उन्होंने खुद कहा कि आप मास्क पहनिए, और आई थिंक उन्हीं की वजह से इतना अडॉप्ट और सब लोगों ने इस्तेमाल में मास्क लाया. अगर हम अपनी कोशिश करते तो उतना ही टाइम लगता जितना आप कह रही हैं. ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने, because he accepted it and promoted it, I think that got accepted very well. हमारे masses जो वो कहते हैं अभी भी मानते हैं. तो it's I think primarily the advocate for masks was our Prime Minister. शैलजा जी, स्वास्थ्य मंत्रालय को आपने कैसे, उनका क्या रुख था, और जब आप ये सोच सामने रखी तो उन्हें कैसे कन्विंस किया, और कब और कैसे ये मास्क पहनों को घर पे बने मास्क पहनों के तौर पे पेश किया गया? ममता, जब हम लोगों ने शुरू किया, ये गाइडलाइंस बनाए थे, मार्च में ही बना दिए थे. उस टाइम WHO के भी गाइडलाइंस वही थे कि सिर्फ हेल्थ वर्कर्स ही पहन सकते थे. मास्क की कमी थी. एवरीबडी वो सोचे थे कि अगर मास्क पहनना बोला जाए तो सब लोग N95 यूज करेंगे. N95 are only meant to be used by health workers. इसलिए I think the reason why there was a sort of a resistance from the Ministry of Health कि हम अगर ये कहेंगे तो सब लोग सर्जिकल मास्क और N95 ले लेंगे. और उनका कहना भी सही था कि we cannot promote masks without them being available. उसलिए फिर हमने कहा कि हम होममेड मास्क के लिए कह रहे हैं, जो हम घर में बैठकर किसी भी पुराने कपड़े से, अच्छे धुले हुए कपड़े से बना सकते हैं, और जो घर में कोई भी हाथ से भी बना सकता है, सिलाई मशीन से भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है. इसीलिए हम लोगों ने होममेड मास्क का गाइडलाइंस बनाए. मंडी से दिल्ली तक कैसे आपने ये लंबी उड़ान भरी कि आज आप इस पद पर आसीन हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें? हाँ, I don't think मैंने कुछ किया. इसमें सारा श्रेय जो है मेरे माता पिता पर को जाता है. My father was joined the army during the emergency commission, and just after I was born, and I have been all over the country. मेरे माता पिता एक ही चीज चाहते थे कि हम पढ़ लिख जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं. Financial independence was what they had said. You'll be surprised, ममता, कि अगर मेरा बस चलता तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेती. But my parents, and I think सारे पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, जब तक तुम PhD कंप्लीट नहीं करोगे तुम शादी नहीं करोगी. And which is very rare, very rare, because PhD करते करते अब you cross the marriage age in India. So for that I think I cannot say that I don't have my parents anymore, but it is because of them that I am here. डॉक्टर शैलजा, आप प्रधानमंत्री की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल से जुड़ी हुई हैं. इस काउंसिल ने जो 9 मिशन लॉन्च किए उनमें से वेस्ट टू वेल्थ मिशन के साथ आप जुड़ी हुई हैं. ये बताइए हमें कि क्या खास काम किए जा रहे हैं आपके द्वारा इस मिशन के तहत, और कैसे जमीन पर ये कॉन्सेप्ट बदलाव ला पा रहा है?
अगर आप वेस्ट को देखें ममता, हमारे कूड़े करकट के जो ढेर जगह जगह हैं, इनको देखकर सब, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। श्योर सारे सारे हमारे सिटीजन्स को तकलीफ होती होगी। अब ये टाइम नहीं रहा कि हम वो कूड़े करकट के ढेर लगे रहने दें हमारे हर कोने में, हर नुक्कड़ में। हमें we have to get rid of waste. When we started this, we actually started this with a small project. Actually, it was not such a small project. Barapula drain, जो दिल्ली का सेकंड लार्जेस्ट ड्रेन है, हमने सोचा कि अगर हम उस टाइम नेदरलैंड्स के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे थे, एंड देन हमने कहा कि हम नॉर्मल कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, हम वैसा कोलैबोरेशन करेंगे जो which will help us, you know, two countries coming together and they create an impact. So cleaning the Barapula drain was our first major waste project. उसमें गंदा पानी आता था, उसके बगल में बिल्कुल गंदी लैंड थी, बिकॉज वो सिवेज वाला पानी उधर भी चला जाता था। तो हमने एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो पानी को ट्रीट करेगा, लैंड को रिकवर करेगा, and that was our first project on waste sort of a project. Then we started looking at other drains in Delhi. The Babapur drain, अगर आप वहाँ जाएंगी कभी तो आप हैरान हो जाएंगी कि ये हमारे राजधानी में ऐसे ड्रेन्स हैं, और सारे ड्रेन्स ऐसे हैं। वो पूरा लेयर ऊपर कूड़े से भरा हुआ है, पानी तो दिखता ही नहीं, और जब पानी दिखता है वो बहुत ही गंदा होता है। तो अब वो टाइम निकल गया कि जब हम लोगों ने सालों साल ये होने दिया है। वी हैव स्टार्टेड लिटिल प्रोजेक्ट्स। एक ढलाव होते हैं, आपको पता है ढलाव क्या होते हैं, जहाँ कूड़े के ढेर इकट्ठे किए जाते हैं। उसमें नॉर्मली स्ट्रे डॉग्स एंड पिग्स घूम रहे होते हैं, और हमारे घरों के बिल्कुल साथ ही ये ढलान्स होते हैं। हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, उसमें एक हमने मैकेनिकल सॉर्टर लगा दिया है। एक विश्वास नगर है, कोई भी जाकर वहां देख सकता है। हमारी इच्छा है कि हम जो हमने वहां लगाया है जैपर, वो टेक्नोलॉजी या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी हम सारे ढलान्स में लगाए। इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ने आपको एक वैज्ञानिक के तौर पर, व्यवसायिक तौर पर, प्रोफेशनली कितना लाभ पहुंचाया है, एक वैज्ञानिक के तौर पर व्यक्तित्व विकास में? I think 100%. When you interact with the best in the world, you interact with an ecosystem which is producing the best in the world. You look at the technologies they are adapting. You look at the way they think about their science, plan their science. It is a very enriching experience. It also adds to your own understanding of how science should be conducted in India. So I think whole interaction is not only useful in the terms of what we can do with them, but for my personal growth, it was an amazing experience, and I think it is something which all of us should be lucky enough to. शैलजा जी, आपने विज्ञान के क्षेत्र में, खासतौर पे स्कूलों तक विज्ञान को पहुंचाने में भी काफी काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से। लेकिन एक तरफ आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं, दूसरी तरफ शिक्षा में स्कूलों को विज्ञान से जोड़ने की भी कोशिश। ये पहल कैसे शुरू हुई? ये पहल कैसे शुरू हुई? एक्चुअली 2015 में हमने एक MOU साइन किया विद मनु प्रकाश, जो प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। फोल्डस्कोप एक पेपर माइक्रोस्कोप है जो आप फोल्ड कर सकते हो और अपनी जेब में लेकर कहीं भी ले जा सकते हो। वो हम लोगों ने इसलिए साइन किया था कि हम हर स्कूल में हर बच्चे, स्टूडेंट्स इन इंडिया के बैग में होना चाहिए, स्कूल बैग में होना चाहिए, ताकि जो क्यूरियोसिटी ऑफ साइंस है, जो आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि ये आसमान क्यों नीला है या फूल क्यों सफेद है,
या पत्ता क्यों हरा है, ये क्यूरियोसिटी ड्रिवन साइंस के लिए दैट फुल स्कोप is so vital. And when we got it here, then we conducted a lot of workshops in various schools. और हमने बिल्कुल resource constrained schools choose किए, हमने public schools नहीं choose किए. And Mamta, the experience of doing these workshops with Foldscope for these kids was a life-changing event for me. When I did one in Dharavi, I mean, I realized here our students were waiting for an opportunity, who have hunger in their belly to learn for knowledge, and it was transformative. And that is when it's that education that education सबके लिए होनी चाहिए. Access to education and quality education, not differential education. The quality of education should be available to everyone across India, and the quality should be maintained. That is very, very important. फोल्डोस्कोप की आपने बात की, वाकई मुझे याद है वो वक्त जबकि हम भी स्कूल में, लैब्स में लाइन में खड़े होते थे कि माइक्रोस्कोप में एक झलक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की या सेल्स की दिख सके, और आज तक बच्चों के जेब में कागज का फोल्डेबल माइक्रोस्कोप एक क्रांति की तरह है ये. लेकिन इससे हटकर अगर हम धारावी के बच्चों के बारे में आपसे जानना चाहें कि वहाँ पर बच्चों की जिंदगी को बदलने में कैसा आपका योगदान रहा. बहुत सारे छात्र तो ये कहते हैं जो आज विदेशों में पढ़ रहे हैं कि वो आज वहाँ हैं क्योंकि आपने उनका साथ दिया. That is, मतलब बहुत ज़्यादा, I don't think that is really very true. Those children are self-driven. Those children they are overcoming major drawbacks in their life. बहुत कठिनाइयों से उठकर वो ऊपर आए हैं, और मैं ये नहीं, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकती कि मेरी वजह से ये हुआ है या हमारी वजह से ये हुआ है. वो उनकी अपनी कोशिशों की वजह से हुआ है. And we are and Dharavi was in our mind when we did the masks. Dharavi was in my mind when हम लोगों ने एक गाइडलाइंस फॉर डेंस पॉपुलेशन के लिए दी कि कोविड के दौरान कैसे, बिकॉज वहाँ कॉमन टॉयलेट्स हैं, कॉमन फैसिलिटीज हैं, एक टॉयलेट 5-5 हज़ार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए गाइडलाइंस भी हमने निकाली कि आप अपने आप को सब कुछ कॉमन फैसिलिटीज यूज करते हुए भी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वहाँ के बच्चे हैं, धारावी डायरी से जुड़े हुए बच्चे हैं जो धारावी में ही पले पड़े हुए हैं और बाहर के लोग भी हैं. उन्होंने उन गाइडलाइंस को आगे तक बढ़ाया, एंड आई थिंक इट हैज मेड अ डिफरेंस. धारावी इज वन ऑफ द मोस्ट कोविड कंटेन्ड, although densely populated, it is a very COVID contained धारावी का मॉडल अब फॉलो किया जा रहा है और उसको उदाहरण की तरह पेश किया जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को थामा है धारावी ने. डॉक्टर शैलजा, आप चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही आपको 21 साल हो चुके हैं, कितना चैलेंजिंग रहा सरकारी तंत्र या सरकारी व्यवस्था में काम करना? और एक और सवाल जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि 21 साल बहुत लंबा वक्त होता है, कई सरकारें बदली, ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर भी कई बदलाव हुए होंगे, तब और अब क्या तुलना कैसे करती है? 21 साल बहुत लंबा ये होता है, एंड देयर वर चैलेंजेस बीइंग अ वुमन. जो चैलेंजेस होते हैं वो, बट वी वर आल्सो वेरी लकी बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे जो सेक्रेटरीज आए वो बाहर से आए, साइंटिस्ट थे, जाने माने साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम लोगों को बहुत प्रमोट किया, चाहे डॉक्टर M.K. भान रहे हो, चाहे प्रोफेसर विजयराघवन रहे हो सेक्रेटरी. उन लोगों ने बहुत हम लोगों को मेंटर किया और बहुत प्रमोट किया इन दैट सेंस. And for that, we are very lucky to be part of the Department of Biotechnology. Regarding the one difference which मतलब इतने ministers आए और इतने सरकारें बदली, the one difference I see now is that interest at the topmost level for science and technology. I know it sounds very contradictory, but it is not.
science and technology was never very important otherwise. I saw during the previous regime 5 to 6 ministers changing every 6 months, every year, and which is not an indication of the importance being given to a particular ministry. And I see this government talking about science and technology in a way which will impact the most basic or most need of this country, and that is where the difference is. They are asking us what we can do for the huge problems this country faces. डॉक्टर शैलजा, आपके एक और पहल के बारे में जानना चाहेंगे जो किसान और किसानी से जुड़ी हुई है, फार्मर जोन। ये क्या पहल है? क्योंकि डेटा प्लेटफॉर्म की तरह इसको पेश किया गया है, ये कैसे किसानों के लिए सहायक हो सकता है? Farmer zone was a concept which when agri data के बारे में बात हो रही थी, बहुत सारा डेटा है, इतने हमारे ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत ज्यादा डेटा है, उनके साथ डेटा है, पर उस डेटा के साथ करना क्या है? And that is when the concept of farmer zone evolved. कि हमारे farmers, and we actually had a interaction with farmers, किसानों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है, हमारे पास सीड्स नहीं मिलते, सही टाइम में अच्छे सीड्स नहीं मिलते, हमारी सॉइल का, हमारी अपनी छोटे फार्मर्स का, हम अपनी सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारे पास चीजें नहीं हैं, और हमें लैब्स में जाना पड़ता है सॉइल टेस्टिंग के लिए, और हमारे वाटर, पानी की बहुत कमी है। And looking at all these things, we said as scientists we should be able to create a digital platform जो उनको एडवाइस कर सके, एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ ले चले, जहां all of these things can be available to them on a app or on a वेब पोर्टल, ताकि उनको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ा। मुझे सीट कहाँ मिल रहा है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सीट कहाँ मिल रहा है, मेरे नजदीक कहाँ मिल रहा है, ये उनको पता होना चाहिए। I really hope it is something which will succeed and we can give a holistic information and to the farmers. हम भी करते हैं डॉक्टर शैलजा, लेकिन एक अहम सवाल, क्योंकि आप एक महिला भी हैं और एक वैज्ञानिक भी हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में आमतौर पर महिलाओं की तादाद को लेकर चिंता भी जताई जाती है। हालांकि हमारे देश में बहुत अच्छी महिला वैज्ञानिक भी मौजूद हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर विश्व में ही अगर हम देखते हैं तो जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त फेमिनिस्ट को देखें तो सिर्फ 3% ही महिला वैज्ञानिक उसमें शुमार है। क्या आपको ये लगता है कि महिलाओं को एक वैज्ञानिक के तौर पर आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक मुश्किलें हो या व्यवसायिक मुश्किलें? ममता, मैं एक अनपॉपुलर चीज बोलूंगी यहाँ। मुझे लगता है जो प्रोग्रेस, जो वैज्ञानिक विमेन साइंटिस्ट के प्रोग्रेस का जो रास्ता था, वो डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा मुश्किल, ट्रूली स्पीकिंग। उन्होंने एक बहुत माइंडसेट बना लिया है अबाउट विमेन, बिकॉज अगर आप देखा जाए कि उनकी विमेन कब से पढ़ रही हैं, वो कब से आजाद हैं, वो कब से प्रोग्रेसिव हैं। They're the richest country, the most educated countries, the most progressive countries. Still, their women are struggling to find the rightful place on the table. हमारी women, आपको पता है, हमें पता है, we started our education late. We came in, we were financially independent late. We are a young country, and despite that, I think we Indian women have done wonderfully well in the terms of being represented in almost all aspects of the country's growth, not just in science. पारिवारिक सहयोग बहुत जरूरी होता है अगर महिलाओं को कुछ करना है तो। लेकिन डॉक्टर शैलजा, बहुत सारी हमारे देश की महिलाएं और बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं, जिनके राह में बाधाएं और मुश्किलें भी बहुत होंगी।
ऐसी महिलाओं को आप किन शब्दों के साथ उनका मनोबल बढ़ाना चाहेंगे? More than the महिलाएं, I would say कि उनके पेरेंट्स के लिए, बिकॉज पेरेंट्स बहुत महिलाएं और हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वाइफ इज महिला, तो पेरेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाएं, मेरे पेरेंट्स की तरह बने, जिन्होंने कहा कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, शादी ज्यादा जरूरी नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा का दारोमदार कहीं ना कहीं माता पिता पर रहता है, तो वो अपने बेटे को जरूर पढ़ाए, यही है आपका संदेश। डॉक्टर शैलजा, यहाँ पर आपसे छोटे छोटे 5 सवाल पूछूंगी और उनके जवाब आपसे लेना चाहेंगे। शुरू करें। अगर आप वैज्ञानिक ना होती तो क्या होती? मैं अपने आप को वैज्ञानिक समझती नहीं हूँ सही मानों में ममता, बट अगर वैज्ञानिक नहीं होती तो एनवायरमेंटलिस्ट होती है। मेरा नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत बहुत लगाव है। अच्छा, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक? Heart, persistence. You know, I mean, hard work is one thing, but persistence is, आपको छोड़ना नहीं। अगर किसी प्रोजेक्ट को करना है, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, पर एक हट के साथ, एक दृढ़ता के साथ आपको वो पकड़े रहना है और उसको एंड तक लाना है, वो बहुत जरूरी है। जी। सबसे प्रिय क्या है आपको? अब माँ हूँ तो मैं कहूँगी मेरे बच्चे, उनका प्रोग्रेस, वो जो मुझे रोज जो चीज सिखाते हैं, that at this moment is the most important thing. Okay. अकेलेपन में क्या करना पसंद करती हैं आप? Music. I listen to all kinds of music. I read also all kinds of things, and I also I like watching movies. English, Hindi, international, all kinds of things. So yes, that's. एक सपना जो अभी हासिल करना बाकी है? मेरा एक ही सपना है कि जो to make this country the most powerful and the most progressive country, और मेरा छोटा मोटा जो भी contribution है मैं contribute करती रहूं, and that is what keeps me busy and awake most of the days. कि करना क्या है, ये इतना कुछ खराब क्यों है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? That is one thing which keeps bothering me over and over again. How do we make things better in this country? बहुत खूबसूरत सपना है ये, और ये सपना देश का हर नागरिक देखता है कि हमारा देश कैसे बेहतरीन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी हमारे साथ इतनी प्यारी बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो सपने आप देख रही हैं वो जरूर पूरे हो और आपका योगदान हमेशा यूं ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you, Mamta. Thank you so much. Namaskar, and it was really a pleasure talking to you. Thank you so much. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शैलजा वैद्य। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ। नमस्कार।